सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों एक्चुअली बहुत सारे कंटेंट्स जो क्वालिटी से रिलेटेड होते हैं उनके लिए अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको इंग्लिश में ही सारे कुछ मिलेंगे। सो मैं उन लर्नर्स के लिए ये प्रोग्राम लेके आया हूँ जो इंग्लिश में वीक हैं और हिंदी में लर्न करना चाहते हैं। तो अगर ये कंटेंट आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो आज का जो लर्निंग प्रोग्राम है वो हमारा 7QC टूल्स के बारे में है। सो मैं आपको इसमें 7QC टूल्स के बारे में बताऊंगा। सो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ अ 7QC टूल्स। ये है क्या चीज़, आखिर ये किस चिड़िया का नाम है। तो मैं अगर बात करूं तो 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स जो हैं, QC टूल्स जो हैं, इनको क्वालिटी कंट्रोल टूल्स भी बोलते हैं। ये किसी भी टाइप के क्वालिटीज़ इशू को एड्रेस करने के लिए ये टेक्निक्स हैं। 7 टेक्निक्स हैं जिससे आप किसी भी क्वालिटी इशूज को एड्रेस कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो, काउंटर एक्शन प्लान प्रिपेयर कर सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। इसको बनाया किसने? सो कोरू इशिकावा जापानीज पर्सन थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, और वो मिस्टर डब्ल्यू एडवर्ड्स डीमिंग ने एक बार जापानीज इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को 1950 में एक लेक्चर दिया था जिससे वो इन्फ्लुएंस हुए। उन्होंने क्वालिटी टूल्स के बारे में लेक्चर्स नहीं दिया था, कुछ ऐसा दिया था जो इससे रिलेटेड है। तो वो इनसे इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने इस 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स का इंट्रोडक्शन दिया लोगों को। सो इसमें सबसे पहले आता है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। इसको फिशबोन और इशिकावा डायग्राम के नाम से भी हम जानते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल फिश की तरह होता है। सो इसीलिए इसका नाम फिशबोन भी पड़ा बाद में, और इसको कोरू इशिकावा ने डेवलप किया था। सो इसको इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं। सेकंड इज चेक सीट। देन थर्ड इज कंट्रोल चार्ट। फोर्थ है हिस्टोग्राम। देन पैरेटो चार्ट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। देन स्कैटर डायग्राम। देन स्ट्रेटिफिकेशन। अल्टरनेटिवली इसको हम फ्लो चार्ट और रन चार्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे बेसिक 7QC टूल्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल टूल्स हैं, जिससे हम किसी भी क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं टू ग्रो आवर बिजनेस। तो सबसे पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा काज एंड इफेक्ट डायग्राम। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये फिशबोन और इशिकावा डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है। सो ए ग्राफिक टूल दैट हेल्प्स आइडेंटिफाई, सॉर्ट एंड डिस्प्ले पॉसिबल कॉजेज ऑफ ए प्रॉब्लम और क्वालिटी करेक्टरिस्टिक। ये एक ऐसा टूल है जो किसी भी क्वालिटी करेक्टरिस्टिक की प्रॉब्लम्स को, कॉजेज को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। उसको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बोलते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट्स हैं हेल्प्स डिटरमाइन रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करने में, ग्रुप पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है, देन बहुत इजी होता है। इसके द्वारा की गई एनालिसिस, जो एनालिसिस इसके थ्रू हम करते हैं, वो काफ़ी इजी होता है। यू कैन रीड इट। सारे वेरिएशन, किसी प्रॉब्लम के कॉजेज के वेरिएशन को ये इंडिकेट करता है। प्रोसेस नॉलेज इंक्रीज करता है आपकी, अगर आप इसके थ्रू कोई एनालिसिस करते हैं। उन एरियाज को आइडेंटिफाई करता है जहाँ पे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर प्रोसेस। सो ये बेसिक लेआउट है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो
एक बेसिक लेआउट इसमें दिया हुआ है, 4 टाइप के कॉज दिए हुए हैं, कॉज ए, कॉज सी, कॉज बी, कॉज डी, एंड उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। सो अब बात करते हैं कि कैसे आप इसके डिफेक्ट को, इफेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि किस टाइप के प्रॉब्लम को आपको एग्जामिन करना है। उसके बाद आप ऑपरेशनल जो डिफिनेशंस हैं, जिस प्रोसेस को आप फोल्ड कर रहे हैं, जिस प्रोसेस को आप रन कर रहे हैं, उसको आपको डिफाइन करना है। ये पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव हो सकता है, नेगेटिव ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको एक बॉक्स बनाना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, पुअर गैस माइलेज एक प्रॉब्लम है, आपको एक प्रॉब्लम अराइज होती है। जस्ट एन एग्जांपल कि आपको पुअर गैस माइलेज मिलती है आपके कार में आप कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं, आपका ये है कि माइलेज आपका कम आ रहा है। उसके लिए सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे। देन यू नीड टू मेक अ वन एरो। से आपका अगला स्टेप होगा कि मेन कैटेगरी आप स्टेप आइडेंटिफाई करिए। मेथड्स क्या है, मशीनरी किस टाइप की है, मटेरियल्स क्या यूज हो रहा है, यूज करने वाला बंदा प्यूपल्स वो किस लेवल का है। इसका मतलब यह है कि वो कितना ट्रेंड है। आपका अगला स्टेप आता है कि उस कॉज को आइडेंटिफाई करें जिसकी वजह से वो इफेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो मेथड, मशीनरी, पीपल, मटेरियल्स। तो प्रॉब्लम आपको क्या मिल रही है, पुअर गैस माइलेज। अगर आप मशीनरी की बात करते हैं तो टायर में प्रेशर आपका कम है, मशीनरी की बात करते हैं। कार्बोरेटर का एडजस्टमेंट सही नहीं हुआ है, ये 2 रीज़न आपको मशीनरी में मिलता है। उसके बाद अगर आप मेथड में जाते हैं तो ड्राइव टू फास्ट, आप बहुत तेज़ चला रहे हैं, एक्सीलेटर आपने खींच के रखा है, आप पहला गियर लगा के एक्सीलेटर फुल खींचते हैं, आपने एक्सीलेटर को प्रेस कर दिया है, गियर आपका दूसरा लगा हुआ है। अगर आप ड्राइवर्स की बात करते हैं, पीपल की बात करते हैं, तो आपकी जो ड्राइविंग हैबिट है वो काफ़ी पुअर है। आप फर्स्ट गियर में ही फुल एक्सीलेटर दबा देते हैं, मेंटेनेंस आपका पुअर है। अगर आप मटेरियल्स की बात करते हैं तो आपका इंजन ऑयल इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट, इंजन ऑयल आपका अच्छा वाला नहीं है। और इवन आप फ्यूल जो यूज कर रहे हैं, जो गैस यूज कर रहे हैं, वो इम्प्रॉपर है, वो गलत ऑक्टेन है। तो अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे तो डिटेल लेवल का एनालिसिस ये आएगा कि मशीनरी, आप उसमें सब कॉजेज ऐड कर सकते हैं। मशीनरी हो गया कि मशीनरी की डिज़ाइन ही पुअर है, आपके टायर में प्रेशर कम है, आप टायर का प्रेशर कभी चेक ही नहीं करते हैं, आपका पहले दिन ही भर के आ गया, जब आपने व्हीकल परचेज किया तभी से पड़ा है। एयर सिस्टम आपका डिफ़िकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपका जो फ्यूल है वो मिक्सिंग है उसमें, या जिससे आप रिपेयर करा रहे हैं आप मशीनरी, वो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, या कार्बोरेटर होता है जिससे आपका फ्यूल डिस्ट्रीब्यूट होता है मेन इंजन को, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। मेथड्स की बात करें, गलत गियर्स आप लगाते हैं, कम गियर पे एक्सीलेटर फुल खींचते हैं, या आपको एक होता ना इंजन से आवाज़ आती है, आपको आपकी हियरिंग पुअर है, आप समझ नहीं पाते हैं कि इंजन की स्पीड क्या है, नॉइस आती है उससे। या आप की कार में म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है जो काफ़ी लाउड है, आप इंजन की वॉइस सुन ही नहीं पाते हैं, वो काफ़ी लाउड है, आप सेकंड गियर लगा रहे हैं और फुल एक्सीलरेटर दे रहे हैं। या आप बहुत तेज़ चला रहे हैं, एक जो नॉमिनल स्पीड होती है उसमें आप चलाएंगे तो आपको हमेशा माइलेज अच्छा मिलेगा। या आप घर से ऑफिस जाने के लिए लेट निकलते हैं और आप हमेशा क्या करते हैं, फास्ट चलाते हैं, या आपको पेशेंस नहीं होता है, आप उसको तेज़ी से चलाते हैं, एक्सीलेटर को फुल खींच देते हैं। मटेरियल्स पे अगर बात करें, या तो आप गलत गैस यूज कर रहे हैं, आप
अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर सीएनजी यूज होती है, आप सीएनजी की जगह कुछ और एलपीजी यूज कर रहे हैं। आपका इंजन ऑयल चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन हो रहा है। आपको पता नहीं है, रॉन्ग ऑयल यूज कर रहे हैं, ऑयल के बारे में पता नहीं है कौन सा ऑयल इस कार के लिए, आपके व्हीकल के लिए सुटेबल है, या आपके पास कोई मैनुअल ही नहीं मिला है कार मैन्युफैक्चरर की तरफ से कि आपको कौन सा ऑयल यूज करना है, कौन सी गैस इसके लिए रिकमेंडेड है, ये सीएनजी से चलेगी, डीजल से चलेगी, पेट्रोल से चलेगी, आपको पता ही नहीं है, ये रिकमेंडेड नहीं है। फिर आप आते हैं पीपल्स में। आपने ट्रेनिंग नहीं ली है ड्राइविंग की। जब आप बाहर जाते हैं घर से तो आपकी पूरी ड्राइविंग हैबिट्स हैं, आप स्पीडली चलाते हैं या कुछ और चलाते हैं। पुअर मेंटेनेंस, सबसे जो कॉज निकल के आता है इसमें वो पुअर मेंटेनेंस का है कि आपको पता ही नहीं है कब कब मेंटेनेंस कराना है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एक्चुअल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई, सारे इन्वायरमेंट जो ड्राइविंग और कार के लिए ज़रूरी हैं वो आपके सामने रखे गए। उनमें आपको ये पता चलता है कि पुअर मेंटेनेंस की वजह से आपको माइलेज नहीं मिल पा रहा है। सो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम यही आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। इट्स टू ईजी, सबसे ईजी है। अच्छा, अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सेकंड है चेकशीट्स। चेकशीट is a form of data collection on real time basis at the location where the data is generated. It may quantitative or qualitative. तो चेकशीट होती क्या है एक्चुअली? चेकशीट से आप रियल टाइम बेसिस पे डेटा कलेक्ट करते हैं जहाँ पे भी कोई प्रोसेस या जहाँ पे ये यूज हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसके लिए क्या है? वेयर, व्हाट, हु, हाउ इज की फैक्टर टू कलेक्ट एनी काइंड ऑफ डेटा। सो आपको डेटा कहाँ कलेक्ट करना है, डेटा कौन सा कलेक्ट करना है, डेटा कौन कलेक्ट करेगा, डेटा कैसे कलेक्ट करेगा, ये जो चार चीज़ें हैं ये चेकशीट बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। यूजेज क्या है? रिकॉर्ड डेटा फॉर फर्दर एनालिसिस। अगर आपको आगे किसी टाइप का एनालिसिस करना है उसके लिए आप डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप कोई भी पास्ट हिस्ट्री रख सकते हैं इससे चेकशीट के थ्रू। मान लो सपोज आपका एक प्रोसेस है जिसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या नहीं आई, उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप रख सकते हैं। डेटा कलेक्शन मेथड आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मैनेजमेंट को, किसी को भी, कोई भी रीडर्स हो उसके लिए। सो अब बात आती है हाउ टू मेक यूजफुल चेकशीट। यूजफुल चेकशीट, इफेक्टिव चेकशीट कैसे आप बना सकते हैं? उसके लिए टेलर्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। सबसे पहले बात आती है कि उसमें आपका पर्पज क्या है बनाने का। एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए एक ही चेकशीट हो सकती है, ऐसा नहीं कि आपने कई सारे पर्पज एक ही चेकशीट में फिल कर दिए। सेकंड आता है आपका कि जो एक्चुअल वर्किंग मेंबर्स हैं, रिलेटिव मेंबर्स जो उस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, उनका पार्टिसिपेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है टू डेवलप एनी काइंड ऑफ चेकशीट। कोई भी चेकशीट आप डेवलप कर रहे हैं तो जो एक्चुअल वर्किंग मेंबर है उसका पार्टिसिपेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके कॉलम्स प्रॉपरली लेबल्ड होने चाहिए। आपको क्या चाहिए एक्चुअली चेकशीट में वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और फॉर्मेट, जैसे मैंने बताया कि एक्चुअल वर्किंग मेंबर्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो इजी होनी चाहिए। यूजर फ्रेंडली का मतलब यही हुआ कि आपका इजी होना चाहिए कि उसको भी समझ में आए। ऐसा नहीं कि आपने कोई रॉकेट साइंस उसमें लिख दिया चेकशीट में और जो एक्चुअल बंदा काम करने वाला, परफॉर्म करने वाला है, जिसको उसमें रीडिंग्स नोट करनी है, उसको समझ में नहीं आ रही हैं। तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए जो भी फॉर्मेट डेवलप हो। सो चेकशीट दो टाइप्स की होती हैं एक्चुअली। एक टेबुलर फॉर्मेट में होती है, टेबल्स आपने बना दी, जैसे ये एग्जांपल में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। रॉन्ग एनर्सन, फॉल्टी मटेरियल, पीएमएस नॉट डन, इंस्टॉल प्रॉब्लम है। दूसरी होती है ग्राफिक फॉर्मेट में। ये दो टाइप की चेकशीट्स होती हैं। अच्छा, मैं व्यूअर्स को ये बता दूं कि इनके बारे में हाउ टू ड्रा, कैसे ड्रा करना है इन सारे
प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स को कैसे आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेंगे वो बहुत डिटेल है। उनकी वीडियो मैं 1 बाय 1 करके अगली वीडियो इसके जस्ट बाद डालूंगा। ये क्योंकि ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ओनली, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा ये क्या होता है। आप इंटरव्यू में बता सकते हैं, किसी भी खास पर्पज़ के लिए आप बता सकते हैं, बट कैसे ड्रा करना है इसको ये मैं अपने अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर आता है आपका कंट्रोल चार्ट्स। तीसरा इम्पॉर्टेंट कंट्रोल चार्ट्स है। So a statistical tool used to distinguish between process variation resulting from common causes and variation resulting from special causes. एक्चुअली ये स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जिससे आप अपने प्रोसेस के बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं कि जैसे आपका एक प्रोसेस है वो कितना स्टेबल है, उसका बिहेवियर आप इस चार्ट्स के थ्रू जान सकते हैं। यूजेज क्या होते हैं इनके? टू मॉनिटर प्रोसेस वेरिएशन ओवर द टाइम। आपने आज डे फर्स्ट आपने कोई नया प्रोसेस स्टार्ट किया, नया प्रोडक्शन स्टार्ट किया, आफ्टर 30 डेज उसका बिहेवियर क्या है आपने एक बार सेट कर दिया, लेकिन उसका रेगुलर बिहेवियर क्या है, उसमें क्या वेरिएशंस हैं वो आप मॉनिटर कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कॉमन काजेज क्या हैं और स्पेशल वेरिएशंस क्या हैं। किसी टाइप का अगर प्रोसेस में चेंज होता है तो उसका इफेक्टिवनेस क्या है वो आप वेरीफाई कर सकते हो। प्रोसेस की परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस की परफॉर्मेंस आप किसी को भी कम्युनिकेट कर सकते हो कि भाई ये प्रोसेस हमारा था और उसका जो है परफॉर्मेंस ये है। टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं? बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो पहला उसमें आता है एक्स बार एंड आर चार्ट, दूसरा एक्स बार एंड एस चार्ट, तीसरा है इंडिविजुअल एक्सएमआर चार्ट। वेरिएबल एक्सएमआर एक्चुअली है मूविंग रेंज चार्ट, तो वेरिएबल और एट्रीब्यूट दोनों डेटा के लिए ये यूज होता है। और भी बहुत सारे कंट्रोल चार्ट्स हैं, पी चार्ट्स है, एन पी चार्ट्स है, यू चार्ट्स है, सी चार्ट्स है। सो मैं यहाँ पे एक्स बार एंड आर चार्ट एक चार्ट का एग्जांपल बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन इसकी डिटेलिंग कैसे इसको बनाना है, कैसे इसका डेटा निकालना है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सारे दर्शकों को बताऊंगा। सो एलिमेंट क्या होते हैं? बात आती है कि एलिमेंट कौन कौन से होते हैं कंट्रोल चार्ट में। सबसे पहले टाइटल्स, किसी भी चार्ट को बनाओगे टाइटल्स होने चाहिए कि वो किस बारे में है। लीजेंड्स, लीजेंड क्या क्या है। मेजरमेंट्स क्या है। बेसिक ये तीन इन्फॉर्मेशन है जो होती है किसी कंट्रोल चार्ट में। कैसे बनाया जाता है उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ मैं। सो एक्चुअली एक्स बार एंड आर चार्ट का जो फॉर्मूला है वो ये है, एक्स मॉड सिग्मा x1 टू xn डिवाइडेड बाई n, एक्स डबल मॉड सिग्मा xn टू xk डिवाइडेड बाई k, देन आपका अपर कंट्रोल लिमिट UCL x डबल मॉड प्लस A2 इंटू आर मॉड, देन LCL x होता है x डबल मॉड माइनस A2 इंटू आर मॉड। जो इसमें A2 यूज हुआ है, UCL एक्चुअली अपर कंट्रोल लिमिट है, LCL इज लोअर कंट्रोल लिमिट। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एक्स मॉड का, एक्स मॉड ये है कि जो आपने रीडिंग्स ली हैं, एक्स मॉड फर्स्ट एक्स का पहला जो एवरेज है, मॉड एक्चुअली एवरेज होता है। सो जैसे आपने 30 रीडिंग्स ली, 30 रीडिंग्स का जो एवरेज आएगा वो एक्स मॉड, उसको एक बार उसका एवरेज आपने निकालना, वो एक्स मॉड है। अगेन आपने ऐसे ही 30 रीडिंग्स का तीन बार आपने सैम्पल्स लिया, तीन सैम्पल्स लिया, तो उनका एवरेज जो है डबल एक्स मॉड, जो एक्स डबल मॉड है वो एवरेज का एवरेज है एक्चुअली। सो इसमें कंफ्यूज ना हो। A2 जो यूज हो रहा है ये एक्चुअली एक कांस्टेंट है जिसकी टेबल हमें मिलती है, टेबल है, प्री डिफाइंड टेबल है, वहाँ से हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे। वैसे ही रेंज के लिए रेंज है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। सो आर मॉड इक्वल टू R1 टू RK डिवाइडेड बाई K। सो इसमें अपर कंट्रोल लिमिट D4 इंटू आर मॉड एंड लोअर कंट्रोल लिमिट होती है D3 इंटू आर मॉड। आगे अगर बढ़ेंगे तो सपोज मैंने कुछ डेटा लिया, उस डेटा का जो एक्स डबल मॉड आता है वो 27.41 आता है। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक एग्जांपल सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं,
और जो आर मॉड आता है वो 23.79 आता है। सो इसका डिटेलिंग मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मैं दर्शकों को बोल चुका हूँ पहले से ही। सो सपोज कि अगर हमें एक्स डबल मॉड मिलता है 27.41, देन आर मॉड मिलता है 23.79, और हमारे जो फैक्टर्स हैं, जो मैं बता रहा था कि जो कांस्टेंट है उनके लिए हमारे पास टेबल अवेलेबल है, वो हमें कहीं से भी देखनी पड़ेगी, उसकी बुक्स हैं। सो फैक्टर्स एन नंबर 3 है, सैम्पल नंबर 3 है। सैम्पल नंबर 3 के लिए A2 है वो 1.02 है, D3 इज 0, D4 इज 2.57। ये कांस्टेंट है, ये टेबल्स में दिए हुए होते हैं। आपने अगर 3 सैंपल्स लिए हैं, उनका एवरेज निकाला है, उसके बाद उस एवरेज का एवरेज निकाला है, तो ये आएंगे। तो अगर उससे मैं निकालता हूँ एक्स बार और रेंज दोनों के लिए, अगर UCL निकालता हूँ, मैंने दिखा दिया है कि UCL का अगर आप जाएंगे तो UCL का जो फॉर्मूला है वो एक्स डबल मॉड प्लस A2 इंटू आर मॉड है, वो हमें मिल रहा है 51.688। और LCL की बात करें तो 3.1418 है, इस फार्मूला के थ्रू, जो फार्मूला ऊपर दिए हुए हैं फर्स्ट टेबल में। देन अगर रेंज की बात करें, सेकंड टेबल में दिया हुआ है UCL इक्वल टू D4 इंटू आर मॉड एंड LCL इक्वल टू D3 इंटू आर, ये हमें मिलता है। सो इसके बिहाफ पे अगर मैं चार्ट ड्रॉ करता हूँ तो ये चार्ट आएगा, एक्स बार चार्ट फॉर मीन नंबर ऑफ आउंस। ये मैंने डेटा लिया है, किसी एग्जाम्पल के लिए लिया है सिर्फ। मैं इसको कैसे ड्रॉ करना है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। सो ये है आर चार्ट। सो ये हुआ आपका एक्स बार एंड चार्ट। इसको कंट्रोल चार्ट्स के नाम से जाना जाता है। कंट्रोल चार्ट्स का ये एक पार्ट है। मैंने जैसा बताया कि बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, पी चार्ट, यू चार्ट, एक्स बार आर चार्ट, मूविंग रेंज चार्ट। सो उनमें से ये एक है, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने यूज किया है। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ वन इज हिस्टोग्राम। होता क्या है? ए बार ग्राफ दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। ये सिंपली एक ग्राफ है, बार ग्राफ है, जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। स्नैपशॉट ऑफ डेटा टेकन फ्रॉम प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस का बिहेवियर अगर आपको जानना है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, वो ये दिखाता है। यूजेज क्या है इसके? यूजेज की अगर बात करें तो समराइज लार्ज डेटा सेट ग्राफिकली। सिंपल सी बात है कि ग्राफिकली इसको समराइज करता है। कंपेयर मेजरमेंट टू स्पेसिफिकेशन। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको कोई स्पेसिफिकेशन दी गई है किसी प्रोसेस की, उसके लेफ्ट एंड राइट वो कितना वेरिएट करता है। लेफ्ट एंड राइट तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं जैसे आपको एक डायमेंशन दी गई है 1 mm प्लस माइनस 0.1 mm। सो आपका डेटा सेंटर वैल्यू से कितना डिविएट कर रहा है वो इससे पता चलता है। इससे आप अपनी टीम को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, प्रोसेस को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। ये आपको दिखाया है कि हिस्टोग्राम का पार्ट क्या होता है। सिंपली टाइटल है, बार्स है, लीजेंड है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, वर्टिकल एक्स एक्सिस है। सिंपल सी बात है, कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा तो उसमें एक्सेस होंगे, एक्स वाई एक्सेस तो कॉमन ही है। उसके बाद चार्ट का टाइटल होता है, बार्स होते हैं, उनका लीजेंड क्या होता है, एक्चुअली वैल्यूज क्या हैं, वो हो गया। अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है, ऐसे एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है। डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा, 1 बाय 1 एक एक चार्ट की एक एक वीडियो बनाऊँगा। उसके लिए आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डेटा टेबल्स में ये वैल्यूज आई हुई हैं। सपोज कि एक सेंटर वैल्यू थी, उसके अगेंस्ट इतनी इतनी वैल्यूज आई हैं, ठीक है। 109 वैल्यू आई है एक बार, 112.5 आई है 2 बार, 115.8 आई है 5 बार, 119 आई है 11 टाइम्स, 122.3 आई है 19 टाइम्स। इस तरह से बहुत सारी सो ऑन ढेर सारे वैल्यूज आई हैं। अगर उसका रिस्पेक्टिव मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ तो ये ग्राफ आएगा जो आपको अभी दिख रहा है। ये ग्राफ है। एक्चुअली ये एक डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है कि सेंटर वैल्यू के इधर और इधर लेफ्ट एंड राइट कितना इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे हम आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पैरेटो चार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला।
इसको 80-20 रूल्स के नाम से भी जानते हैं। एक इकोनॉमिक्स थे, इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पैरेटो, 1848 से 1923 इनका कह सकते हो कि लाइफ या वर्किंग टाइम था। इन्होंने ये बताया कि के पूरे वर्ल्ड का जो वेल्थ है, 80% वेल्थ, पूरे वर्ल्ड का 80% वेल्थ 20% लोगों के पास है। मतलब कि अगर सबसे अमीर लोगों की बात करें तो 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरे वर्ल्ड का 80% वेल्थ है, जो 20% है वो 80% लोगों के पास है। सिंपली इसलिए इसको 80-20 रूल नाम रखा गया। सो बार चार्ट अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे पहला पॉइंट इसका है कि ये बार चार्ट होता है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है हाइट के फॉर्म में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब लेफ्ट वाला जो बार होगा ऊंचा होगा, राइट वाला उससे नीचा होगा। सो सेकंड बात आती है कि जो बार लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड वाले बार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा होती है। हाइट ज़्यादा होने का मतलब है कि वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाइट्स का मतलब ऊंचाई से नहीं है, हाइट्स का मतलब है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स वो, उसको अगर रिजॉल्व कर दोगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये क्या करता है कि वाइटल फ्यू फ्रॉम द ट्रिवेल मैन। वाइटल फ्यू एक्चुअली होता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको नेग्लेजिबल जो बहुत सारे हैं चीज़ें उनसे अलग करता है। परेटो प्रिंसिपल एक्चुअली यूजेज क्या है इसके? ब्रेक बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पीसेस, बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता है ये। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा प्रभावित फैक्टर क्या है, उसको आइडेंटिफाई करता है। ये फोकस करता है कि ये दिखाता है कि आपको कहाँ पे फोकस करना है, कौन सी प्रॉब्लम पे आप अटैक करोगे तो आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि लिमिटेड रिसोर्सेस को कैसे यूज करना है वो दिखाता है। सो अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक टेबल है जिसमें इशूज हैं ABCDEFGHIJ। क्वांटिटी है, जैसे मान लो कि कोई एक प्रोसेस है आपका, मोबाइल असेंबली का प्रोसेस है, कोई बात नहीं, मोबाइल असेंबली का आप एग्जांपल ले लीजिए। उसमें ए प्रॉब्लम आई 420, बी प्रॉब्लम आई 380, सी प्रॉब्लम आई 80, सो ऑन ऐसे आती गई DIF। इसका जो डिफेक्ट रेट है, ए का 42% है, बी का 38% है, सी का 8% है, डी का 6% है, सो ऑन ऐसे जे तक है। तो सबसे पहले हम इसका कुमुलेटिव क्वांटिटी निकालते हैं। तो कुमुलेटिव क्वांटिटी क्या हो गया? 420 पहला कुमुलेटिव क्वांटिटी है, दूसरा 800 होगा। 800 मतलब ये हो गया कि ए प्लस बी कुमुलेटिव। कुमुलेटिव आप सबको पता ही होगा कि ऐड ऑन होता जाता है। तो 420 प्लस 380 800, फिर 800 प्लस 80 880। सो कुमुलेटिव इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, और क्वांटिटी प्लस कुमुलेटिव परसेंटेज डिफेक्ट पे हम ग्राफ बनाते हैं, वो पैरेटो चार्ट होता है। सो इसकी जो टैग लाइन है कि अगर आप 20% प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं तो आपका डिफेक्ट रेट 80% इम्प्रूव हो जाएगा। सपोज आपका डिफेक्ट रेट 100% है, आप टॉप 20 डिफेक्ट पे अगर फोकस करते हैं तो आपका डिफेक्ट रेट हो जाएगा 20%, फ्रॉम 100 टू 20, मतलब 80% इम्प्रूव हो गया। वो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। ये ग्राफ डिजाइन किया गया है फॉर एग्जांपल कि अगर आप इन दो टॉप टू प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं, टॉप टू प्रॉब्लम से और बी को रिजॉल्व करते हैं तो आपका 80% प्रॉब्लम्स इम्प्रूव हो जाएगी। बट ये है आइडियल कंडीशन। कैसे बनाना है, कैसे ड्रा करना है, अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट आते हैं हम स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम को स्कैटर ग्राफ, स्कैटर चार्ट, स्कैटर ग्राम और स्कैटर प्लॉट के नाम से भी जानते हैं। ये किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। दोनों टू सेट्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस है,
क्या सिमिलरिटी है, इसके लिए यूज किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि सबसे जो टफ लगता है देखने में, अगर विजुअल इफ़ेक्ट्स देखें हम 7QC टूल्स का, तो स्कैटर डायग्राम ऐसा लगता है देखने से कि सबसे टफ होगा, बट एक्चुअली होता नहीं है। ये देखने से सिर्फ लगता है। यूजेज क्या है इसके? रिलेशनशिप, किसी भी दो टाइप की क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं उसमें रिलेशनशिप को आप पता लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बढ़िया मेथड है, नॉन लीनियर अगर पैटर्न है कोई, वो आपको इससे डिस्प्ले कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करता हूँ कि सबसे मैं अगर एक एग्जांपल की बात करता हूँ कि किसी को काम दिया गया, आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। किसी को काम दिया गया कि हाईवेज के ऊपर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उस पर आप एनालिसिस करो। तो अगर आप स्कैटर डायग्राम के थ्रू जाते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे स्पीड आपकी बढ़ती है, मोटर व्हीकल की स्पीड बढ़ती है, वैसे वैसे एक्सीडेंट, नंबर ऑफ एक्सीडेंट बढ़ते हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो स्पीड ऑफ व्हीकल है वो एक्सीडेंट का कॉज है। तो दोनों के बीच रिलेशन है। अगर आपका स्पीड बढ़ाते हो, एक्सीडेंट बढ़ते जाते हैं। ये रिलेशन है एक्चुअली। यही प्रदर्शित करने के लिए स्कैटर डायग्राम यूज होता है। ये बहुत सारे टाइप्स का होता है, लेकिन मैं कुछ टाइप्स यहाँ पे आपको ब्रीफ करने के लिए दिखाता हूँ। नो कोरिलेशन, इसमें क्या है कि एक वैल्यू होती है जो एक्स एक्सिस पे वो इंडिपेंडेंट होती है, जो मेन वैल्यू है, जैसे स्पीड हो गई। डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया आपका एक्सीडेंट। स्पीड आप बढ़ाते जाइए, एक्सीडेंट आपका बढ़ता जाएगा। बट ये टाइप्स है नो कोरिलेशन, जिसमें दोनों दोनों वेरिएबल्स में कोई कोरिलेशन नहीं है। मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन एक्सीडेंट के केस में स्पीड जो है कॉज होती है। सेकंड होता है कि मॉडरेट कोरिलेशन। मॉडरेट कोरिलेशन में क्या है कि आपको समहाउ एक लाइन ड्रा कर सकते हैं दोनों के बीच कि कुछ ना कुछ पास में है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपकी, वो डिपेंडेंट वेरिएबल के आसपास ही होता है। और थर्ड होता है स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मतलब दोनों एक लाइन में आएंगे। ये परफेक्ट एग्जांपल है आपका जो मैंने दिया अभी हाईवेज पर व्हीकल एक्सीडेंट का। अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह स्पीड रखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह एक्सीडेंट होना ही होना है। मतलब कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्पीड, एक्सीडेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। तो इस टाइप से कोरिलेशन दर्शाने के लिए, देखने के लिए स्कैटर डायग्राम का यूज होता है। कैसे ड्रॉ करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सबसे नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफिकेशन। इसको फ्लो चार्ट और रन चार्ट के नाम से भी जानते हैं। ये एक टाइप का डायग्राम होता है, ग्राफिक सिंबल होता है, जो किसी भी प्रोसेस के नेचर और फ्लो को बताता है। फ्लो चार्ट जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने कॉलेज में, एक कॉलेज में पढ़ाया जाता है एक्चुअली। सो अगर आपने देखा होगा तो ये किसी भी प्रोसेस को, किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो नेचर और फ्लो यूज होता है उसको बताता है। यूजेज क्या है इसको? प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है, ट्रेनिंग के लिए टूल प्रोवाइड कराता है, प्रॉब्लम्स एरियाज को आइडेंटिफाई करता है और अपॉर्चुनिटी देता है, इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है। सो अगर आप बात करते हैं फ्लो चार्ट की, तो इस टाइप के सिंबल यूज होते हैं। स्टार्ट एंड एंड के लिए समहाउ सर्किल तो नहीं कह सकते, इट्स इलिप्स कह सकते हैं। प्रोसेस स्टेप के लिए रेक्टेंगल, डिसीजन मेकिंग के लिए शिफ्टेड 90 डिग्री शिफ्टेड स्क्वायर बोल सकते हैं। कनेक्टर्स परफेक्टली सर्किल ही है। मेजरमेंट के लिए आप इस ट्रायंगल को यूज करते हैं। सो अगर एग्जांपल की बात करूं तो लेवल्स ऑफ फ्लो चार्ट्स है माइक्रो, मिनी एंड माइक्रो। माइक्रो, मिनी एंड माइक्रो। माइक्रो मतलब बहुत छोटा है, मिनी मतलब थोड़ा बड़ा, माइक्रो मतलब उससे थोड़ा और डीप, मतलब बड़ा नहीं कह सकते। माइक्रो मतलब कि कम डिटेल, मिनी मतलब थोड़ा ज़्यादा डिटेल, माइक्रो मतलब उससे भी ज़्यादा डिटेल। तो अगर मैं एक प्रोसेस के बाद स्टार्ट करो, ड्राफ्ट करो, टाइप करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, एंड करो, ये तो हो गया माइक्रो की बात। मिनी में आता है स्टार्ट, रफ ड्राफ्ट करो, डिसीजन मेकिंग्स जो भी हैं, अप्रूवल लो, टाइप करो, और जो भी है निकल जाने दो।
माइक्रो में टर्न ऑन, स्टार्ट करो में थोड़ा डिटेलिंग एक्चुअली तीनों में है ना। मैक्रो में बहुत बेसिक होता है, बिगर पिक्चर, मिनी में थोड़ा उससे बिगर, माइक्रो में डेप्थ लेवल एनालिसिस होती है। तो मैं एक एग्जांपल नेक्स्ट पेज में देता हूँ आपको। ये एक एक्सरसाइज है जिसमें एक ग्रास कटिंग, लॉन की ग्रास कट करनी है, घास कट करनी है लॉन की, वो प्रोसेस दिखाया हुआ है। सो जो सबसे पहला बात आता है, सपाउस सेज कट द ग्रास। आपकी वाइफ ने आपको बोला कि आपको घास काटनी है जो लॉन में है। तो एक सिंपल स्टेप हुआ, माइक्रो माइक्रो, प्रिपेयर टू कट द ग्रास, पुट मूवर अवे, सिंपल प्रोसेस। अगर आप उसको बिगर पिक्चर में ले जाएंगे कि आपने, बीवी ने बोला कि घास काटो, आपने गैरेज खोला, देन आप वहाँ से लॉन मूवर निकाल के लाए, उसमें तेल, ऑयल और गैस जो भी जिससे भी चलता है वो आपने चेक किया। उसमें अगर गैस फिल करनी है, ऑयल कम है, तो आप गैस एंड ऑयल उसमें भरोगे। अगर ओके है, नहीं फिल करनी है, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, स्टार्ट करोगे लॉन मूवर, यार्ड में ले जाओगे, उसको आगे पीछे करोगे, ठीक है। और वो घास काटेगा, ग्रास काटेगा। उसके बाद कटने के बाद आपको ये देखना है, आपने जो है लॉन मूवर को धोना है, वॉश करना है, नहीं करना है। अगर करना है, होज पाइप ले आओ, उसको वॉश करो। नहीं करना है तो रिटर्न टू गैरेज, क्लोज गैरेज डोर। तो ये प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होता है। सो ये एक फ्लो चार्ट का एग्जाम्पल बेस। सो ये रहे आपके 7QC टूल्स जिसके बारे में एक ब्रीफिंग थी, और ये यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक्स टू वॉच, प्लीज़ सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो आपको शेयर करूँगा जिसमें डिटेल होगा कि आप इन सारे टूल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। एक्सेल में कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। और अगर आपको अपडेट्स पाना है तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।